हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में स्टडी करेंगे टॉपिक एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये टॉपिक जो है एमए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है और साथ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ पर भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में ही हम एडम स्मिथ की थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडम स्मिथ की थ्योरी। आप यदि इस कंसेप्ट को प्रॉपर स्टडी करना चाहते हैं और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। जहाँ से भी आपको ज़रूरत हो आप पॉज करके इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए जैसे मर्जी, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। एडम स्मिथ जो है इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। इनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। एडम स्मिथ जो है इन्होंने मतलब अपने आइडियाज़ जो हैं वो मतलब जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो भी हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री थे, उनसे सारे आइडियाज़ इनके सबके मिलते जुलते ही हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट जो हैं ये ज़्यादातर इकोनॉमी को एज अ होल स्टडी करते थे। एडम स्मिथ को फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और फादर ऑफ क्लासिकल स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। एडम स्मिथ की जो हम डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हैं, यदि हम इनके आइडियाज़ को स्टडी करें तो इन्होंने ग्रोथ से रिलेटेड कोई भी एक सिमेट्रिकल आइडिया नहीं दिया, लेकिन इनके जितने भी हमारे पास आइडियाज़ हैं हमने उनको स्टडी करके इनको इनको इकट्ठा करके जो है डेवलपमेंट की थ्योरी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है एडम स्मिथ की थ्योरी का कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो एडम स्मिथ जो है ना कैपिटल एक्यूमुलेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानता है। बट ये कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है पूंजी का संचय, यानी कि आप अपनी कैपिटल जो आपके पास जितना भी प्रॉफिट होता है आप उसको साथ साथ खर्च करने की बजाय उसको जोड़कर यदि रखते चले जाते हैं तो उसको कैपिटल एक्यूमुलेशन कहा जाता है। एडम स्मिथ की थ्योरी जो डेवलपमेंट की है वो उसका मेन आइडिया मेन फोकस जो है ना वो पूंजी संचय यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन पर है। वो कहता है कि किसी भी कंट्री की उन्नति के लिए, ठीक है, उसका मेन आइडिया जो है ना मेन फोकस होता है धन, वेल्थ। जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा धन होगा उसकी उतनी ज़्यादा उन्नति होगी, उतना ज़्यादा ही वो प्रगति के पथ पर मूव करेगा। द ओनली वे टू इंक्रीज द वेल्थ इज टू प्रोड्यूस मोर। अब यदि आप वेल्थ धन ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उत्पादन का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए एडम स्मिथ कहता है कि मोर द कैपिटल एक्यूमुलेशन, जितनी आपके पास पूंजी का संचय ज़्यादा होगा, पूंजी संचय जितना ज़्यादा होगा उतने ही आपके पास धन ज़्यादा होगा। जितना आपके पास धन ज़्यादा होगा उतना ही आप उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। जितना आप प्रोडक्शन उत्पादन ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको निवेश भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि आप निवेश बढ़ाएं ना और उत्पादन बढ़ता चला जाए। जब आप निवेश बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपकी बचत भी बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो उससे जो है ना आप बचत ज़्यादा से ज़्यादा कब बढ़ा सकते हो, जब आप खर्च कम करते हो। ठीक है, तो जितना आप खर्च करेंगे उतनी ही आपकी पूंजी का संचय ज़्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर एडम स्मिथ कहता है कि जो लेबर क्लास जो है ना, जो मतलब हमारा श्रमिक वर्ग है वो सेविंग्स नहीं कर सकता, उसकी बचतें करने की क्षमता जो है ना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसीलिए एडम स्मिथ कहता है कि जो हम यदि स्थिरता की स्थिति है, कोई अप डाउन्स नहीं है, जैसे आज कोविड है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो वेज रेट जो है वो जैसे जैसे आप सब्सिस्टेंस लेवल के साथ साथ कम होता चला जाता है, और जबकि कैपिटल एक्यूमुलेशन का रेट जो है ना वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि पूंजीपति जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी का संचय करते चले जाते हैं और इस तरीके से ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि श्रम का विभाजन। तो ये भी एडम स्मिथ का सबसे इम्पोर्टेंट एक मेन आइडिया है। एडम स्मिथ कहता है कि कैपिटल को हम ज़्यादा से ज़्यादा, पूंजी का संचय हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं जब हम खर्च कम करते हैं और बचत ज़्यादा करते हैं। जितना आपका आउटपुट जो है ना वो बढ़ेगा, उसका एक
एस्पेक्ट है, एक उत्पादन को बढ़ाने का एक और तरीका है, वो है श्रम का विभाजन। यानी कि जो लेबर है, जो भी आपके पास लेबर ऑक्यूपाई है, आप उसको विशिष्टता, उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है ना उसके काम का बंटवारा कर दीजिए, जिससे कि उसका काम करने की कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन, यानी कि जब आप श्रम का विभाजन कर देते हैं, उसका बंटवारा कर देते हैं और उसको उसमें विशिष्टता, उसके अंदर उसकी एक एफिशिएंसी जो क्रिएट हो जाती है, तो उससे क्या होगा, इट विल एनहांस द स्किल्स ऑफ द वर्कर। वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग मेथड होगा। एक ही काम बार बार जैसे अब हम आपको कहते हैं बार बार ये चीज़ पढ़ो, आपको याद हो जाएगी, इसी तरह से लेबर के साथ भी ये होता है। एक काम जो यदि वो बार बार करते हैं तो उनकी वर्क करने की एफिशिएंसी जो है ना वो बढ़ जाती है। इससे बचत भी होती है समय की, साथ साथ उत्पादन का स्तर भी बढ़ता है। जब हम श्रम का विभाजन करते हैं तो इट लीड्स टू द स्किल एंड एफिशिएंसी नीडेड फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। श्रम के विभाजन से ही जो आपके स्किल्स और एफिशिएंसी जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इसी के कारण आपका उत्पादन का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। सीधे सीधे शब्दों में यदि हम संक्षेप में कहें तो ये टेक्निक वो टेक्निक है जो कि आपकी वस्तुओं के उत्पादन को, एक्सचेंज को बढ़ाती है, आपके व्यापार को बढ़ाती है और सबसे ज़्यादा कि मार्केट का साइज़ भी बड़ा होता है। जितना आपका प्रोडक्शन होगा उतना मार्केट का साइज़ भी बड़ा होगा और इससे यही मार्केट का साइज़ बड़ा होना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। थर्ड पॉइंट है फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स यानी कि बढ़ते प्रतिफल। जो आप उत्पादन करते हैं, जो भी आपका आउटपुट है, उसके आपको रिटर्न्स में, मतलब जो आप इनपुट्स लगा रहे हैं, यानी कि आपने कितने फैक्टर्स लगाए, उन फैक्टर्स से आपको कितना आउटपुट मिला। यदि जितने आपके फैक्टर्स लगाए हैं, जितने परसेंट आपने फैक्टर्स बढ़ाए, उतने ही परसेंट यदि आपका आउटपुट बढ़ता है तो हम उसको कॉन्स्टेंट रिटर्न्स कहते हैं। लेकिन यदि आपके इनपुट्स आपने कम लगाए और आउटपुट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। तो एडम स्मिथ इसी चीज़ को मानता है कि श्रम के विभाजन के कारण आपका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लागतें कम आएंगी और लागतें कम आने के कारण ही आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स यानी कि बढ़ते प्रतिफल जो है ना उसको इंजॉय कर सकते हो, उसको आप गेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है नेचुरल लॉज यानी कि प्राकृतिक नियम। एडम स्मिथ मानता है कि काम करने का जो तरीका है उसमें आज़ादी होनी चाहिए, कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार कि यदि हम सोसाइटी के जितने भी सदस्य, समाज के लोगों को, उनको काम करने के लिए खुला छोड़ दें, कि मतलब खुला छोड़ देने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे, कोई भी क्राइम करे, यानी कि जो यदि कोई मतलब जैसे पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाओ, जो यदि मतलब बढ़ई का काम करना चाहता है, जो दर्जी का काम करना चाहता है, जो पार्लर चलाना चाहती हैं लड़कियां, जो सिलाई करना चाहती हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो भी कोई काम करना चाहता है समाज में, उन लोगों को हमें किसी तरह का काम करने से रोकना नहीं चाहिए। जो भी अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा तो वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा, अपनी एबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होगा। तो एडम स्मिथ कहता है कि इसीलिए हमें काम करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। एडम स्मिथ जो है स्टेट के इंटरवेंशन को, यानी कि गवर्नमेंट का किसी भी तरह का राज्य के हस्तक्षेप को बिल्कुल नकारता है, उसका विरोध करता है। वो नेचुरल लॉज की बात करता है कि प्रकृति के नियम जो है ना वो चलने चाहिए। उसके अनुसार प्रकृति के नियम जो है ना वो मानव निर्मित नियमों से ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। इसीलिए वो मतलब ये कहता है कि मैन शुड रिस्पेक्ट नेचर लॉ। मैन को, जो भी इंसान है, उसको प्रकृति के नियमों की ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, उनका आदर मान सम्मान करना चाहिए। लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर का मतलब होता है अबंध नीति। अबंध यानी कि कोई भी बंधन ना होना, किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस ना होना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द स्टेट शुड नॉट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल्स फ्रीडम ऑफ एक्शन। किसी के भी, जो भी कोई काम धंधा करना चाहता है उसके काम के रास्ते में स्टेट को किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं लगानी चाहिए। जैसे कि भाई लाइसेंस इशू करना है, परमिट देना है, परमिशन नहीं मिल रही, काम करना चाहते हैं, सरकारें रोक लगा रही हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
द पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर वुड अलाउ द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस। पॉलिसी ऑफ लेजिस्फेयर यानी कि जब आपका सरकार की तरफ से आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी काम शुरू कर सकते हो, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, जो वो प्रोड्यूस करना चाहता है वो प्रोड्यूस करेंगे। इससे उनकी अर्निंग बढ़ेगी, जिससे उसकी अर्निंग बढ़ेगी तो उससे उनकी आय भी बढ़ेगी, और उस आय के कारण जो है ना फिर वो अपनी बचत भी बढ़ा सकते हैं और कैपिटल एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है। एडम स्मिथ ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो कि इसकी थ्योरी को, इनके आइडियाज़ को सबसे अलग करता है। वो बात कहता है वो इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब होता है अदृश्य हाथ। वो कहता है कि जब सरकार कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी इकोनॉमी जो है ना एक सिस्टमेटिक और एक नियंत्रित स्थिति में कैसे चलेगी, इसके लिए वो बात करता है कि अदृश्य हाथ, कुछ अदृश्य हाथ होते हैं। इन अदृश्य हाथ को वो कहता है मार्केट मैकेनिज्म, बाजार तंत्र की मांग और पूर्ति जो है वो ऑटोमेटिकली, यदि ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पर प्राइसेज डिटरमिन होते हैं। यदि ये इक्विलिब्रियम है, किसी भी तरीके से यदि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, एक प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर आ गया, जब डिमांड बढ़ेगी तो वो कहता है कि ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ जाएगी और जिसके कारण आपका इक्विलिब्रियम वापस उसी पॉइंट पी पर आ जाएगा, उन्हीं प्राइसेस पर आकर वापस सेटल हो जाएगा। और इन डिमांड सप्लाई के फोर्सेस को हम मार्केट मैकेनिज्म यानी कि इनविजिबल हैंड्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये यूनिक है। एडम स्मिथ के अलावा इसके बारे में किसी ने भी व्याख्या नहीं की हुई। ठीक है। तो इनविजिबल हैंड्स का मतलब होता है दीज आर द फोर्सेज ऑफ कंपटीशन टू बी अलाउड टू प्ले देयर पार्ट टू मैक्सिमाइज द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट। ये वो अदृश्य ताकतें होती हैं जो कि आपको अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करती हैं और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का मतलब होता है मुक्त व्यापार। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब विदेशों के साथ आयात या निर्यात होता है तो हम कुछ ना कुछ बंधन लगाते हैं, जैसे टैरिफ्स लग गए, कोटा लग गए। तो वो एडम स्मिथ जैसे इंटरनल इकोनॉमी के लिए लेजिस्फेयर की बात करता है, ऐसे ही जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को बिजनेस के किसी भी डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो ट्रेड जो है ना हमारा इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनेशनल या एक्सटर्नल किसी भी तरह से कोई भी हमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना। उसके बाद फिर वो बात करता है ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, इकोनॉमी में जो हमारे टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट के लेवल में अप डाउन्स आते हैं, इनको हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं। ये आपके ट्रेड साइकिल्स हैं। ट्रेड साइकिल जिस बच्चे को पढ़ना हो तो उसकी थ्योरी जो है ना हमने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट का पाथ है, एडम स्मिथ कहता है कि वो कभी भी स्मूथ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार विकास के पथ पर चले और फिर चलते 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 चले गए, नहीं, उसके बीच में आपको कुछ जग्स और कुछ जॉल्ट्स जो है ना उसको फेस करना ही पड़ेगा, यानी कि अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, उतार चढ़ाव तो होंगे ही होंगे। वो कहता है ही हैज़ एन आइडिया ऑफ एक्यूमुलेटिव ग्रोथ। वो एक्यूमुलेटिव मतलब कम्युलेटिव ग्रोथ की बात करते हैं, संचयी की, मतलब एक स्टेप फिर उसके बाद दूसरा, दूसरे के साथ मिलकर जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद तीसरा मिल गया, फिर वो थोड़ा सा और ग्रो किया, इस तरीके से वो ग्रोथ करता है। यानी कि ग्रोथ का प्रोसेस जो है ना वो बहुत धीरे धीरे और पिछले वाले ग्रोथ प्रोसेस के साथ मिलकर बनता है। जब आपके अपस्विंग्स, ये आपके अपस्विंग्स हैं जो आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं इकोनॉमी में, ये अपस्विंग्स हैं, और ये आपके डाउन स्विंग्स हैं जब इकोनॉमी डिप्रेशन नीचे की तरफ जाती है। तो अप स्विंग्स में इकोनॉमी डेवलपमेंट के पाथ पर मूव करती है, और डाउन मतलब जब अप स्विंग्स होते हैं वहाँ पर आप जो है ना इकोनॉमी अपवर्ड मूव करती है, ऊपर की तरफ जाती है, ग्रोथ के पाथ को फॉलो करती है। यहाँ पर आपकी सेविंग्स ज़्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल ज़्यादा होता है, आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन रेट हाई होता है, आपकी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है, आप आउटपुट भी ज़्यादा करते हैं, एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी हाई होता है। लेकिन जब इकोनॉमी में डाउन स्विंग्स आते हैं तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, यहाँ पर सेविंग्स वगैरह सब डाउन चले जाते हैं। इसके लिए हमें दोबारा से फिर ग्रोथ के प्रोसेस को
फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद एडम स्मिथ बात करता है एजेंट्स ऑफ ग्रोथ, विकास के दूत कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होता है, कौन ऐसे लोग होते हैं जो ग्रोथ प्रोसेस में आपके साथ एक्टिवली काम करते हैं। तो एडम स्मिथ उसके लिए कहता है जो हमारे ग्रोथ प्रोसेस में एक्टिव पर्सन्स होते हैं वो होते हैं फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन, यानी कि कृषक, किसान, उत्पादक और वाणिज्य व्यापार करने वाले। ठीक है, तो ये ग्रोथ प्रोसेस के एजेंट होते हैं। अब क्योंकि फ्री ट्रेड है, हमने पीछे पढ़ा कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस अपने तरीके से रन कर सकते हैं, उत्पादन जितनी चाहे वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादक जो फार्मर है वो जो उसका दिल करता है वो उत्पादन कर सकता है, जहां वो चाहे वहां अपने सामान को बेच सकता है, उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। अब फ्री ट्रेड के कारण जो एंटरप्राइज एंड कंपटीशन जो है ना वो फार्मर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन इनको मतलब अपनी मार्केट को एक्सटेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। अब फ्री ट्रेड है, आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन आपने देखा कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, फिर आप दूसरी मार्केट जाओगे, तीसरी मार्केट जाओगे, आपको वहाँ का कंडीशन पता चलता है, वहाँ का मार्केट का सारा सोर्स पता चलते हैं, तो इससे मार्केट का साइज़ बढ़ता है और जितना मार्केट का साइज़ बढ़ेगा उतना ही डेवलपमेंट का पाथ बहुत ही आसान हो जाता है। ये एजेंट्स जो है ना, यानी कि जो फार्मर, प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन जो है ना, ये सब मिलकर काम करते हैं। कैसे? देखो, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जितना कृषि का विकास होगा उतना ही आपका जो है ना मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क और कॉमर्स वर्क जो है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि जब इनको इनकम होगी तो ये क्या करेंगे, अपने इनकम को खर्च करेंगे, जितना ये खर्च करेंगे उतना ही फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का डिमांड करेंगे। तो जो एग्रीकल्चर का सरप्लस है उससे डिमांड बढ़ेगी किसकी, कमर्शियल चीज़ों की, लाइक एस पंखे, कूलर, एसी, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, और इससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट का पाथ जो है ना वो सुगम हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि अब ग्रोथ प्रोसेस कैसे वर्कआउट करेगा। एडम स्मिथ के अनुसार जो ग्रोथ प्रोसेस जो है ना वो एक पेड़ की तरह होता है। जैसे पेड़ की मतलब नीचे से तना होता है, जितना मजबूत होगा फिर उसके बाद जितनी शाखाएं निकलती हैं उतना ही पेड़ हम ज़्यादा घना समझते हैं, उतना ही उसके ऊपर फल फूल भी ज़्यादा आते हैं। तो वो इसी तरीके से कहता है कि जितनी मार्केट बड़ी होगी, जितना मार्केट का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आप काम का बंटवारा करेंगे, काम के बंटवारे से आपका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ का प्रोसेस जो है ना वो बढ़ेगा। तो ग्रोथ प्रोसेस जो है ना वो क्यूमुलेटिव है, संचयी है। जब यहाँ पर प्रोस्पेरिटी होती है, प्रोस्पेरिटी के कारण मतलब प्रगति होती है, प्रगति के कारण एग्रीकल्चर का विकास होता है, इससे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं, कॉमर्स बढ़ता है, आपका व्यापार बढ़ता है, जिससे कि पूंजी का संचय होता है, टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, पॉपुलेशन जो एक्सपेंशन होता है, मार्केट का साइज़ बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ते हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर से आपका सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता चला जाता है। फिर एडम स्मिथ के स्टेशनरी स्टेज की भी बात करता है। वो कहता है कि जब आप ग्रोथ प्रोसेस पे एक बार रन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप ग्रोथ के पाथ पर चल पड़े फिर आप चलते ही चलते चले जाएंगे और आप आसमान को छू लोगे, नहीं, कहीं ना कहीं आकर ये ग्रोथ प्रोसेस जो है ना वो रुकेगा ही रुकेगा। एक लेवल तक ये बढ़ता चला जाएगा जब तक कि आप अपने रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते। जैसे ही आपके रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो जाता है फिर वहाँ पर आपका ग्रोथ प्रोसेस जो है ना वो स्टेशनरी होता है, सीधा हो जाता है। दिस प्रोग्रेसिव स्टेट इज़ नॉट एंडलेस, ये ऐसा नहीं है कि विकास का रास्ता इतना वो है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फाइनली ये कहीं ना कहीं ज़रूर ख़त्म होगा और जहाँ पर ये ख़त्म होता है उसको ही स्थिरता की स्थिति कहा जाता है, उसको ही कहा जाता है यहाँ पे स्थिरता आ गई, क्योंकि चीज़ें दुर्लभ है, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, इस कारण फाइनली कहीं ना कहीं ये रुकेगा ही रुकेगा। यदि एक बार आपका जो प्रॉफिट है वो डाउन चला जाता है फिर धीरे धीरे वो डाउन ही होता रहेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया। इस तरीके से जो आपका कैपिटलिज्म जो है ना वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मतलब आपकी जो पूंजी संचय का जो पाथ था वो एक जगह पर आकर रुक जाएगा। जैसे ये डायग्राम है, ये आपका जो है ना
पूंजी निर्माण की दर है, ये आपका टाइम है। अब यहाँ से यदि हम OT टाइम तक देखें तो आपका ग्रोथ का प्रोसेस जो है ना वो K से S तक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। S पर आकर स्टेशनरी हो गया। अब इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट यदि नहीं करते तो आपका जो ग्रोथ का पाथ है वो अपवर्ड जाने की बजाय डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो एडम स्मिथ यही कहता है कि यदि आप कॉन्टिन्यूस ग्रोथ को चाहते हो तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक लिमिट के बाद आप इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा सकते, तो वहाँ पर आपका ग्रोथ प्रोसेस रुक जाता है। उसके बाद है इस थ्योरी की आलोचनाएं। एडम स्मिथ की थ्योरी जो है ना डेफिनेटली ये बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड आइडियाज़ दिए हुए हैं, फैक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला फर्स्ट डीमेरिट है वन साइडेड सेविंग बेस। ये सिर्फ एक सेविंग की मतलब की बात करता है। एडम स्मिथ कहता है कि जो पूंजीपति हैं, जो भूमिपति हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, जो मतलब साहूकार महाजन हैं, वो बहुत पैसा बचाते हैं, लेकिन उनकी मेजर सोर्सेज का इनकम जो है ना वो सेविंग है, ऐसा एडम स्मिथ मानता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सेविंग मेन इनकम नहीं है, मेन इनकम है उनके जो रिसोर्सेज हैं, मेन इनकम का सोर्स रिसोर्सेज है, सेविंग नहीं है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ये थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि हम परफेक्ट कंपटीशन को फेस करते हैं, जबकि रियलिटी है कि परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। ये जो है ना लेज़ी-फेयर और क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी और जो लेज़ी-फेयर जो है ना वो भी रियल लाइफ में नहीं होते। निग्लेक्ट द एंटरप्रेन्योर, एडम स्मिथ जो है ना एंटरप्रेन्योर के रोल को निग्लेक्ट करता है पाथ में, वो डेवलपमेंट पाथ में। वो कहता है कि मेन जो काम जो है ना वो किसका है, जो हमने पढ़े थे फार्मर्स पढ़े थे, हमने बिजनेसमैन पढ़े थे, ठीक है ना, वो एजेंट्स उनको मानता है, एंटरप्रेन्योर को वो एजेंट नहीं मानता। उसकी बात है कि स्टैटिक मॉडल, इसमें हर चीज़ जो है ना उसको कांस्टेंट माना गया है कि जैसे किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है, जबकि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ग्रोथ का मतलब ही चेंज है, तो इसलिए ये थ्योरी वहाँ पर आकर गलत हो जाती है। रिजिड डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, इस थ्योरी में जो है ना यदि हम सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें यूरोप के, तो वहाँ के अकॉर्डिंग ये थ्योरी जो है ना मिडिल क्लास की के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटलिज्म है उनके ऊपर बेस्ड है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की ये बात करता है, लेकिन मिडिल क्लास के बारे में बात ही नहीं करता, क्योंकि ये कहता है ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग होनी चाहिए। अब मिडिल क्लास की तो इनकम ही बहुत कम होती है, तो वो इतनी ज़्यादा सेविंग कर ही नहीं सकते। इस वजह से जो एडम स्मिथ की थ्योरी जो है ना, यदि हम इसकी यूडीसीज यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यूडीसीज पर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड रूप में वैलिड होती है। इसका रीज़न क्या है कि जो आपके यूडीसीज हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, उनमें मार्केट का साइज छोटा है, उन लोग वहाँ पर लोगों की इनकम कम है, जिस वजह से वो बचत भी कम करते हैं, निवेश का स्तर भी बहुत ही डाउन होता है, और क्योंकि निवेश और बचत कम है इस वजह से वो जो है ना कैपिटल एक्यूमुलेट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों की इनकम का लेवल इतना ही होता है कि वो अपनी इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इस वजह से ये थ्योरी जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ पर फुली एप्लीकेबल है, यूडीसीज पर इसकी एप्लीकेबिलिटी ना के बराबर है। ये पूरा ध्यान से पढ़िए। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।